हेलो फ्रेंड्स। आज का हमारा टॉपिक है असेसमेंट ऑफ लर्निंग इन कंस्ट्रक्टिविस्ट पैराडाइम, यानी संरचनात्मक उपागम के आधार पर हम आकलन किस प्रकार करते हैं अधिगम का, वो आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं। ये असेसमेंट ऑफ लर्निंग का टॉपिक है। और सबसे पहले हम जानेंगे असेसमेंट क्या है। वो हम अपने पहले वाले वीडियोस में देख चुके हैं कि असेसमेंट क्या प्रोसीजर है और ये इवैल्यूएशन से किस प्रकार भिन्न होता है। आज हम बात करेंगे कंस्ट्रक्टिविस्ट पैराडाइम की और कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच के अकॉर्डिंग असेसमेंट किस तरह किया जाता है उसकी। तो सबसे पहले हम देखते हैं द कंस्ट्रक्टिविस्ट पैराडाइम इज बेस्ड ऑन द आइडिया दैट लर्नर्स एक्टिवली कंस्ट्रक्ट देयर ओन नॉलेज थ्रू एक्सपीरियंसेस, इंटरेक्शंस एंड रिफ्लेक्शन। संरचनात्मक उपागम जो है वो इस बात पर आधारित है कि जो अधिगम करता है या जो बालक है वो अपने ज्ञान का निर्माण स्वयं करता है, अपने अनुभवों के आधार पर, अपनी अंतःक्रियाओं के आधार पर और अपने रिफ्लेक्शन के आधार पर। यानी कि जब वो अपने एक्सपीरियंसेस लेता है लाइफ से या इंटरेक्ट करता है पर्सन्स के साथ में या खुद को रिफ्लेक्ट करता है, खुद एनालिसिस करता है अपना, उसके बेस पर जो उसके पास में फैक्ट्स या उसके पास में जो तथ्य आते हैं उनके आधार पर वो अपने ज्ञान का निर्माण करता है। इसमें संरचनात्मक उपागम या कंस्ट्रक्टिविस्ट जो पैराडाइम है वो इस बात पर आधारित है कि जो भी कुछ ज्ञान बच्चे के अंदर विकसित होगा या जिसका निर्माण किया जाएगा उसका उत्तरदायी केवल बालक खुद है। बाकी जो फैक्टर्स हैं उसमें एक सहायक की भूमिका निभा सकते हैं, लेकिन ज्ञान का निर्माण बच्चे को खुद को करना होता है। लर्निंग इज नॉट व्यूड एज अ पैसिव रिसेप्शन ऑफ इंफॉर्मेशन बट एज एन एक्टिव प्रोसेस ऑफ मीनिंग मेकिंग। संरचनादि उपागम के अंदर जो अधिगम है उसको पैसिव रिसेप्शन ऑफ इंफॉर्मेशन यानी ज्ञान को एक निष्क्रिय रूप में ग्रहणकर्ता के रूप में अधिगमकर्ता को नहीं देखा जाता, बल्कि उसको एक एक्टिव प्रोसेस माना जाता है अधिगम को, जिसके द्वारा बालक अपनी मीनिंग मेकिंग या अर्थ निर्माण की प्रक्रिया या ज्ञान निर्माण की प्रक्रिया को आगे बढ़ाता है। Instead of focusing only on memorization and examination scores, constructivist assessment emphasizes understanding, application, creativity, collaboration, and reflective thinking. जहाँ नॉर्मल ट्रेडिशनल जो टीचिंग है वो मेमोराइजेशन पर और एग्जाम में आने वाले स्कोर्स पर या ग्रेड्स पर जो है वो फोकस करती है, वहीं जो संरचनावादी उपागम है इसका असेसमेंट का, वो बच्चों की समझ पर, उनके अनुप्रयोग करने की क्षमता पर, उनकी सृजनात्मकता पर, आपसी सहयोग या समन्वय पर और उनके अंदर रिफ्लेक्टिव थिंकिंग कितनी है चीज़ों को लेकर के, उसके ऊपर असेसमेंट करता है। असेसमेंट एंड इवेल्युएशन इन कंस्ट्रक्टिविस्ट पैराडाइम फोकस ऑन मीनिंगफुल लर्निंग। इसके द्वारा जो असेस किया जाता है वो ये देखा जाता है कि बच्चे ने जो कॉन्सेप्ट सीखे हैं उनकी उनकी केवल रोट मेमोराइजेशन तो नहीं हुआ है, उनसे वो अर्थ निकालना सीखा है, उसकी अंडरस्टैंडिंग लेवल तक वो गई हैं, या दैनिक जीवन में जब ऐसी परिस्थितियां आती हैं जब उस ज्ञान की जरूरत होती है तो क्या वो उनका यूज कर पाता है। ये सारी बातें जो होती हैं उन सबका असेसमेंट किया जाता है कंस्ट्रक्टिविस्ट पैराडाइम के अंदर। इसमें एक्टिव पार्टिसिपेशन होता है स्टूडेंट का, रिफ्लेक्शन, रियल लाइफ एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज, ये सारी चीजें जो हैं वो सब काम में आती हैं और इसके आधार पर लर्निंग की प्रोसेस को देखा जाता है। बच्चे की क्रिएटिविटी, कोलैबोरेशन और क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स जो है उनको चेक किया जाता है या उनका असेसमेंट किया जाता है। It helps learners become independent, reflective, and lifelong learners while enabling teachers to support learning more effectively through continuous feedback and authentic experiences. इस उपागम के अनुसार जो अधिगम करता है या जो बच्चा है, बालक है, जो वो स्वतंत्र होता है, रिफ्लेक्टिव होता है, यानी चिंतन करने की उसमें क्षमता का विकास होता है और वो लाइफ लॉन्ग लर्नर बनता है। जब वो ज्ञान का निर्माण खुद करता है तो कुछ जैसे भी जीवन में परिस्थितियां आती हैं उनके अनुसार उसके अंदर ज्ञान का निर्माण करने की या सीखने की क्षमता विकसित होती चली जाती है और वो लाइफ लॉन्ग लर्नर बन जाता है। वहीं अगर टीचर की बात करें तो ये टीचर के लिए भी इफेक्टिव है कंस्ट्रक्टिविस्ट पैराडाइम, क्योंकि उससे उससे कंटिन्यूस फीडबैक मिलता रहता है और वो अपने ऑथेंटिक एक्सपीरियंसेस को बच्चों के साथ शेयर करता है, जिससे अपने बच्चे जो है वो ज्ञान का निर्माण कर पाते हैं। अब बात आती है कि कंस्ट्रक्टिविस्ट पैराडाइम का मतलब क्या है। Then constructivism is a learning theory proposed by psychologists and educational thinkers such as Jean Piaget, Lev Vygotsky and Jerome Bruner. Constructivism जो है या संरचनावाद है या निर्मितवाद जो भी है वो एक अधिगम का सिद्धांत है जिसको मनोवैज्ञानिक जैसे जीन पियाजे, लिव वाइगोस्की और जेरोम ब्रूनर ने दिया। इसके अनुसार लर्नर बिल्ड नॉलेज बेस्ड ऑन प्रायर एक्सपीरियंस। जो अधिगम करता है या जो बालक है अपने ज्ञान का निर्माण अपने पूर्व के अनुभवों के आधार पर करता है।
लर्निंग अकर्स थ्रू इंटरेक्शन विद एनवायरनमेंट एंड सोसाइटी। इसमें दो फैक्टर इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं जब बालक का अधिगम होता है, एक तो उसका आसपास का वातावरण और दूसरा उसके आसपास के वातावरण में पाए जाने वाले लोग। तो यहाँ उन्होंने बात की है कि लर्निंग जो होती है वो इंटरेक्शन होता है जब एनवायरनमेंट और सोसाइटी का या फैक्टर्स का उनके ऊपर डिपेंड करती है। जितना ज़्यादा ये इंटरेक्ट करेंगे उतनी ज़्यादा लर्निंग होगी। अंडरस्टैंडिंग इज पर्सनल एंड कॉन्टेक्चुअल। हर एक किसी का अंडरस्टैंडिंग का लेवल अलग अलग होता है। किन्हीं भी दो स्टूडेंट्स को कंपेयर करके या दो बच्चों को कंपेयर करके इसमें नहीं देखा जाता। इसमें देखा जाता है कि हर एक बालक के मानसिक स्तर के अकॉर्डिंग वो अपने ज्ञान का निर्माण करता है, कॉन्टेक्स्ट फ्रेम करता है। इसमें किसी भी तरह की कोई कंपैरिजन वाली बात नहीं होती है। टीचर जो होता है फैसिलिटेट करता है लर्निंग को, वो नॉलेज को ट्रांसफॉर्म नहीं करता या इन्फॉर्मेशन बच्चों को नहीं ट्रांसमिट करता, बल्कि वो फैसिलिटेट करता है लर्निंग को, बच्चे को ऐसे अपॉर्चुनिटीज देता है, ऐसे मौके उपलब्ध कराता है जिससे वो अपने ज्ञान का निर्माण विभिन्न रिसोर्सेज के आधार पर खुद कर सकें। असेसमेंट इन कंस्ट्रक्टिविज्म इज कंटिन्यूअस इंटरैक्टिव कॉन्टेक्स्ट बेस्ड लर्नर सेंटर्ड प्रोसेस ओरिएंटेड प्रोसेस। ये जो असेसमेंट किया जाता है संरचनावाद के आधार पर एक सतत अंतःक्रिया वाली या कॉन्टेक्स्ट बेस्ड छात्र केंद्रित और एक प्रोसेस ओरिएंटेड है। इसमें हम प्रोसेस की बात करते हैं, प्रोडक्ट की बात नहीं करते, इसलिए प्रोसेस ओरिएंटेड ये एक टर्म यहाँ पर दिया गया है, कंस्ट्रक्टिविस्ट पैराडाइम। कंस्ट्रक्टिविस्ट असेसमेंट एम्स टू इम्प्रूव लर्निंग, अंडरस्टैंडिंग स्टूडेंट थिंकिंग, प्रमोट रिफ्लेक्शन, एनकरेज प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड डेवलप हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स। अब इसका क्या यूज है, इस तरीके के असेसमेंट करने से फायदा क्या होता है? तो इसका जो मुख्य उद्देश्य है वो यह है कि स्टूडेंट्स की लर्निंग को इम्प्रूव किया जाए, उनकी थिंकिंग लेवल को इम्प्रूव किया जाए, उनमें रिफ्लेक्शन की एबिलिटी को प्रमोट किया जाए। रिफ्लेक्शन मतलब वो खुद एनालिसिस कर सकें सेल्फ एनालिसिस के थ्रू, और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल उनके अंदर एनकरेज की जाए, और हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल जिनको HOTS हॉट्स बोला जाता है, जिसमें क्रिटिकल थिंकिंग, क्रिएटिव थिंकिंग, रिफ्लेक्टिव थिंकिंग, ये सारी चीजें आती हैं, उन सबको डेवलप करना इस कंस्ट्रक्टिविस्ट पैराडाइम का एक मुख्य उद्देश्य है। अब बात आती है कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है असेसमेंट ऑफ कंस्ट्रक्टिविज्म पैराडाइम के। तो पहला है लर्नर सेंटर्ड। ये जो प्रक्रिया है ये बाल केंद्रित है। स्टूडेंट का इसमें एक्टिव रोल होता है। स्टूडेंट पार्टिसिपेट करते हैं सेल्फ असेसमेंट में, अपनी लर्निंग को खुद रिफ्लेक्ट करते हैं, इवेलुएट करते हैं अपने साथियों को भी, पीयर ग्रुप को भी, और रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं कि अपनी लर्निंग को वो खुद इम्प्रूव करेंगे। इसलिए उसमें इनमें ऑटोनॉमी आती है, कॉन्फिडेंस डेवलप होता है, एनकरेजमेंट डेवलप होता है, और साथ ही साथ ये सेल्फ रेगुलेशन की जो एक एबिलिटी है बच्चों के अंदर डेवलप होती है। दूसरा जो फीचर है वो ये है कि ये कॉन्टिन्यूअस और कॉम्प्रिहेंसिव होता है। कॉन्टिन्यूअस मतलब से सतत रूप से चलता है, बच्चे का लगातार असेसमेंट होता रहता है क्लासरूम ऑब्जर्वेशन के थ्रू, डिस्कशंस के थ्रू, असाइनमेंट, प्रोजेक्ट, प्रेजेंटेशन, एक्टिविटीज, इनके थ्रू कंटिन्यूअसली उसका असेसमेंट किया जाता है। और केवल एक ही पक्ष का विकास नहीं होता, कॉम्प्रिहेंसिव है, यानी समग्र रूप से विकास किया जाता है, सभी पक्षों का इसमें एवेल्युएशन होता है या असेसमेंट किया जाता है, जो इसकी जिसके आधार पर टीचिंग लर्निंग स्ट्रेटेजीज को इम्प्रूव किया जा सके, उसके अंदर ऐसी एबिलिटीज डेवलप की जा सकें कि वो अपनी डेली लाइफ की डिफिकल्टीज को, प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर पाए और एक जिम्मेदार नागरिक के रूप में अपनी भूमिका निभा पाए। थर्ड इसका जो फीचर है वो है ऑथेंटिक असेसमेंट। कंस्ट्रक्टिविस्ट पैराडाइम के थ्रू जो असेसमेंट होता है वो ऑथेंटिक होता है, क्योंकि ये रियल लाइफ कॉन्टेक्स्ट से रिलेट करता है। जैसे केस स्टडीज इसके अंदर आती हैं, एक्सपेरिमेंट्स आते हैं, रिसर्च प्रोजेक्ट, रोल प्ले, प्रॉब्लम सॉल्विंग टास्क, कम्युनिटी बेस्ड एक्टिविटीज, ये सब इसके अंदर शामिल की जाती हैं। इसलिए जो असेसमेंट होता है उसको ऑथेंटिक माना जाता है। प्रोसेस ओरिएंटेड असेसमेंट होता है, क्योंकि ये प्रोडक्ट पर फोकस नहीं करता, फाइनल प्रोडक्ट की बात नहीं करता, ये प्रोसेस की बात करता है, कंटिन्यूअस है इसलिए प्रोसेस की बात करता है। थिंकिंग प्रोसेस, रीजनिंग, स्ट्रेटेजीज इन सब में यूज की जाती है, जिससे स्टूडेंट में क्रिएटिविटी, कोलैबोरेशन, इन सारी एबिलिटीज को डेवलप किया जा सकता है। प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड बच्चा करेगा तो खुद प्रोजेक्ट के बेस पर उसको करने की, सॉल्व करने की कोशिश करेगा, ना कि सीधा आंसर वो उसके बारे में जानेगा। तो ये कुछ स्ट्रेटेजीज हैं या कुछ इसके फीचर्स हैं जो काम में लिए जाते हैं। इसके अलावा हम आगे बात करते हैं फीचर्स की, तो ये कोलैबोरेटिव असेसमेंट होता है। कोलैबोरेटिव असेसमेंट का मतलब ये हो गया कि इसमें बच्चों को ग्रुप प्रोजेक्ट, पीयर फीडबैक, कोऑपरेटिव टास्क, इम्पॉर्टेंट, ये सारी चीजें बताई जाती हैं, जिससे बच्चों में कम्युनिकेशन स्किल्स का जो है वो एनहांसमेंट होता है, टीम वर्क बढ़ता है, और उनका अंडरस्टैंडिंग लेवल है वो भी इंक्रीज होता है।
साथ ही साथ ये जो असेसमेंट है कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच का, ये रिफ्लेक्टिव होता है। रिफ्लेक्टिव का मतलब सेल्फ एनालिसिस बेस्ड होता है, उसको अपनी थिंकिंग और लर्निंग दोनों के लिए स्टूडेंट खुद अवेयर रहता है। ये जर्नल, रिफ्लेक्टिव डायरी, सेल्फ एवेल्यूशन शीट, इनके थ्रू वो अपने आप को एवेल्युएट करता है और उसके अंदर मेटाकॉग्निशन का लेवल जो है वो डीपर अंडरस्टैंडिंग का जो लेवल है वो बढ़ता है पहले की अपेक्षा और अधिक एनकरेज करता है अपने आप को इन सारी चीजों के लिए। नेक्स्ट इसका जो विशेषता है वो है क्वालिटेटिव इन नेचर। ये क्वांटिटेटिव की बात नहीं करता, क्वांटिटी पर फोकस नहीं करता। ये जो है ये बच्चे के अंदर क्वालिटी इंप्रूवमेंट की बात करता है, न्यूमेरिकल स्कोर्स की बात नहीं करता। इसमें स्ट्रेंथ, बच्चे की स्वेट एनालिसिस जो हम बात करते हैं ना, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी, थ्रेट्स, उन सब के बारे में बच्चा खुद जानता है। उस बेस पर उनके असेसमेंट किया जाता है। एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट क्या है बच्चे की, उन सबको देखा जाता है और आगे उसके बेस पर वो किस प्रकार से ग्रोथ कर पाएगा, इन सारी चीजों को इसके अंदर देखा जाता है। अब आगे हम बात करते हैं टूल्स और टेक्निक्स कौन कौन सी हैं जो कंस्ट्रक्टिविस्ट असेसमेंट में काम आती हैं। तो पहला जो टूल है वो है पोर्टफोलियो असेसमेंट। पोर्टफोलियो पर एक वीडियो हम पहले भी डाल चुके हैं, अगर आपने देखा हो तो उसमें आपको मालूम पड़ा होगा कि पोर्टफोलियो क्या होता है और किस तरीके से यूज किया जाता है इसमें असेसमेंट में। तो आप डिटेल में चाहें तो उस वीडियो को देख सकते हैं। अब पोर्टफोलियो क्या है? पोर्टफोलियो इज अ सिस्टमैटिक कलेक्शन ऑफ स्टूडेंट वर्क ओवर टाइम। एक निश्चित समय के दौरान विद्यार्थी द्वारा किए गए कुल कार्य का जो संकलन है, सिस्टमैटिक संकलन, वो पोर्टफोलियो कहलाता है। इसके अंदर असेसमेंट, असाइनमेंट्स, प्रोजेक्ट, ड्राइंग, रिफ्लेक्शंस, रिपोर्ट्स, ये सारी चीजें वो अपनी ऐड ऑन करता है। साथ ही इसका मुख्य फायदा क्या होता है? पोर्टफोलियो का मुख्य फायदा ये होता है कि वो अपने प्रोग्रेस को शो कर सकता है, अपने रिफ्लेक्शन के आधार पर क्या क्या इंप्रूवमेंट किया उसको बता सकता है और होलिस्टिक एवेल्युएशन के लिए ये बहुत यूजफुल होता है पोर्टफोलियो असेसमेंट, क्योंकि इसमें सारी चीजें लगी होती है। बच्चे के करिकुलर, को करिकुलर जो भी एस्पेक्ट्स हैं उन सबसे रिलेटेड इसमें डॉक्यूमेंटेशन होता है। इसलिए ये असेसमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है अगर बच्चे का आपको पूरा एवेल्युएशन करना है तो। सेकेंड जो टेक्निक है वो प्रोजेक्ट बेस्ड असेसमेंट। इसमें स्टूडेंट को प्रोजेक्ट्स दिए जाते हैं रियल लाइफ इश्यूज से रिलेटेड। मेन फीचर इसका ये है कि ये रिसर्च ओरिएंटेड होता है, इंक्वायरी बेस्ड होता है। तो बच्चा खुद अपने बेस पर इंक्वायरी के आधार पर डेटा कलेक्ट करता है, कोलैबोरेटिव होता है नेचर में। स्किल्स डेवलप बाय आर क्रिटिकल थिंकिंग, क्रिएटिविटी एंड कम्युनिकेशन। इसके द्वारा 3C स्किल जो हम इंपॉर्टेंट मानते हैं बच्चे के अंदर, क्रिटिकल थिंकिंग, क्रिएटिविटी और कम्युनिकेशन, उनको आसानी से डेवलप किया जा सकता है प्रोजेक्ट बेस्ड असेसमेंट के आधार पर। थर्ड है परफॉर्मेंस असेसमेंट। परफॉर्मेंस बेस्ड असेसमेंट पर भी एक पूरा वीडियो मैं बना चुकी हूँ, आप चाहें तो डिटेल में उसको पढ़ सकते हैं वहां से। होता क्या है, बच्चे की परफॉर्मेंस के बेस पर इवैल्यूएशन यहाँ पर किया जाता है। उसके लिए बच्चा प्रेजेंटेशन, डिबेट्स, एक्सपेरिमेंट, इन सारी चीज़ों के द्वारा अपने आप को प्रेजेंट करता है और प्रैक्टिकल एप्लीकेशन के लिए बच्चे में कॉन्फिडेंस को डेवलप करने के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट एक स्टेप है जो फॉलो किया जा सकता है बच्चे का असेसमेंट करने के लिए। आगे बात करते हैं ऑब्जर्वेशन की। ऑब्जर्वेशन क्लासरूम एक्टिविटीज का जब टीचर के द्वारा किया जाता है तो इसके द्वारा बच्चे का टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में कितना पार्टिसिपेशन है, उसमें प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल कितनी डेवलप हुई, इंटरेक्शन कितना करता है वो क्लास के अंदर, उसके क्या एटीट्यूड डेवलप हुए, उन सारी चीज़ों को असेस किया जाता है। और इसका मुख्य एडवांटेज क्या है कि नेचुरल असेसमेंट होता है और इसका तुरंत फीडबैक मिलता है। यानी आप ऑब्जर्वेशन कर रहे हो तो ये नेचुरल एनवायरनमेंट में बच्चा जैसा क्लास के अंदर बिहेव कर रहा है आप वहीं उसको असेस कर सकते हो और तुरंत उसको फीडबैक दिया जा सकता है। उसको इम्प्रूवमेंट के लिए कहाँ कहाँ स्कोप है ये बताया जा सकता है। नेक्स्ट जो कंस्ट्रक्टिविस्ट असेसमेंट मोड है वो सेल्फ असेसमेंट की भी बात करता है, क्योंकि इसमें स्टूडेंट्स जो होते हैं वो अपने काम को खुद असेस कर सकते हैं, अपनी लर्निंग प्रोसेस को असेस कर सकते हैं। ऐसा करने से उनको ये फायदा होता है कि उनके अंदर रिस्पॉन्सिबिलिटी की जो एक फीलिंग है वो डेवलप होती है, सेल्फ अवेयरनेस डेवलप होती है और साथ ही इंडिपेंडेंट थिंकिंग को भी प्रमोट करता है। अब बात करते हैं पीयर असेसमेंट की। तो एक तरीका पीयर असेसमेंट भी है। पीयर मतलब साथियों का समूह, जिन साथियों के साथ स्टूडेंट रहता है क्लास में। तो स्टूडेंट्स एक दूसरे को इसमें असेस करते हैं और इसका मुख्य फायदा ये है कि इससे कॉपरेशन की फीलिंग जो है या क्रिटिकल थिंकिंग की इवेल्युएटिव स्किल्स, इन सबको आसानी से डेवलप किया जा सकता है अपने साथियों के साथ। नेक्स्ट टूल जो है वो है रूब्रिक्स। रूब्रिक्स में जो है वो स्पेसिफिक क्राइटेरिया के बेस पर बच्चे को असेस किया जाता है और हर एक लेवल में उसको बांट के देखा जा सकता है कि उसकी परफॉर्मेंस का लेवल कितना आ रहा है। इससे जो असेसमेंट है वो ट्रांसपेरेंट होता है और इसमें फेयरनेस होती है काम में। इसमें किसी भी प्रकार का कोई बोले तो एक पार्शियलिटी वाली कोई बात इसके अंदर नहीं होती। अब आगे बात करते हैं टीचर का क्या रोल होता है कंस्ट्रक्टिविस्ट असेसमेंट में।
तो टीचर हमें मालूम है, जब भी हम कंस्ट्रक्टिविज्म की बात करते हैं, टीचर का रोल एक फैसिलिटेटर या गाइड का होता है। तो टीचर एक्ट एज अ फैसिलिटेटर, गाइड, ऑब्जर्वर, मोटिवेटर एंड फीडबैक प्रोवाइडर, उनका ये रोल है। टीचर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी आर टू डिजाइन मीनिंगफुल टास्क, एनकरेज इंक्वायरी, प्रोवाइड कंस्ट्रक्टिव फीडबैक, सपोर्ट कोलैबोरेटिव लर्निंग, मॉनिटर लर्निंग प्रोसेस। यानी टीचर का ये एक उत्तरदायित्व होता है कि वो एक अच्छे प्रोजेक्ट को डिजाइन करे, बच्चों के अंदर इंक्वायरी की स्किल को डेवलप करने में उनकी हेल्प करे, कंटिन्यूस बच्चों को कंस्ट्रक्टिव फीडबैक दे, कोलैबोरेटिव लर्निंग को प्रमोट करे और उनकी लर्नर की जो प्रोग्रेस है उसको रेगुलर मॉनिटर करता रहे कि बच्चा किस हिसाब से सीख रहा है। रोल ऑफ लर्नर, टीचर की तो बात हो गई। यहाँ पर रोल ऑफ लर्नर की बात करें, अगर हम बालक की बात करते हैं तो ही इज एक्टिव पार्टिसिपेंट, क्योंकि टीचिंग लर्निंग प्रोसेस का केंद्र माना गया है बच्चे को। तो एक्टिव पार्टिसिपेंट होता है, वो नॉलेज कंस्ट्रक्टर होता है और रिफ्लेक्टिव थिंकर की यहाँ पर उसको भूमिका निभानी होती है। लर्नर्स आर एक्सपेक्टेड टू आस्क क्वेश्चन। तो इसी आधार पर, क्योंकि उसको अपने ज्ञान का निर्माण खुद करना है, तो बच्चों से ये आशा की जाती है कि वो प्रश्न पूछें, आइडियाज को एक्सप्लोर करें, किसी भी एक्टिविटी में एक्टिवली पार्टिसिपेट करें और अपने एक्सपीरियंसेस को रिफ्लेक्ट करें ताकि अपने नॉलेज का फॉर्मेशन आसानी से कर पाएं। अब हम आगे बात करते हैं कि वास्तव में ट्रेडिशनल असेसमेंट और कंस्ट्रक्टिविस्ट असेसमेंट में अंतर क्या है। तो ट्रेडिशनल असेसमेंट टीचर सेंटर्ड होता है, कंस्ट्रक्टिविज्म लर्नर सेंटर्ड होता है। ये मेमोराइजेशन पर फोकस करता है, तो कंस्ट्रक्टिविज्म जो है वो अंडरस्टैंडिंग पर फोकस करता है। इसका जो ओरिएंटेशन है, इसका मेन एम जो है फाइनल एग्जाम में स्कोर देना है और कंस्ट्रक्टिविज्म का कंटिन्यूअसली असेस करना है बच्चे को। ट्रेडिशनल असेसमेंट ऑब्जेक्टिव टेस्ट ज़्यादा दिए जाते हैं, इसमें टास्क के आधार पर असेसमेंट किया जाता है। ट्रेडिशनल असेसमेंट प्रोडक्ट ओरिएंटेड होता है और ये प्रोसेस ओरिएंटेड है, हम पहले देख ही चुके हैं। ट्रेडिशनल असेसमेंट में इंडिविजुअल परफॉर्मेंस को देखा जाता है और कंस्ट्रक्टिविज्म में कोलैबोरेटिव लर्निंग को देखा जाता है। ट्रेडिशनल असेसमेंट मार्क्स और ग्रेड पर डिपेंड करता है, जबकि ये डिस्क्रिप्टिव फीडबैक पर डिपेंड करता है। ये कुछ अंतर है ट्रेडिशनल असेसमेंट और कंस्ट्रक्टिविस्ट असेसमेंट के बीच में। अब हम आगे बात करते हैं एडवांटेजेस क्या है। तो इससे बच्चे के अंदर डीप लर्निंग एनहांस होती है, क्रिटिकल थिंकिंग की जो एबिलिटी है, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल है, सेल्फ एनालिसिस है, वो सब क्वालिटीज बच्चे के अंदर डेवलप होती हैं। साथ ही साथ ऐसे असेसमेंट में ये बच्चों को क्रिएटिविटी को एनहांस करने के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बच्चा क्रिएटिवली काम करता है, असेसमेंट उस बेस पर किया जाता है, तो वो एनकरेज होता है और अच्छा काम करने के लिए। ये बच्चे के मोटिवेशन को इंक्रीज करता है, रियल लाइफ एक्सपीरियंस उसको प्रोवाइड करता है। होलिस्टिक डेवलपमेंट के लिए ये बहुत ज़रूरी है। कॉग्निटिव, सोशल, इमोशनल, प्रैक्टिकल सारी स्किल्स के बेस पर असेसमेंट किया जाता है और ये बच्चे की लाइफ लॉन्ग लर्निंग को प्रमोट करने का काम करता है। अब बात करते हैं लिमिटेशंस क्या है इसके साथ में। तो लिमिटेशन पहली तो टाइम कंज्यूमिंग है, इस आधार पर कंटिन्यूअसली असेस करने में बहुत समय और एफर्ट्स लगते हैं, जो जनरली पॉसिबल नहीं होता रियल टाइम सिचुएशन में। दूसरा सब्जेक्टिविटी का मतलब ये टीचर टू टीचर वेरी करता है कि वो किन क्राइटेरिया को मान करके असेसमेंट कर रहे हैं, तो पर्सन टू पर्सन ये वेरी कर जाता है, इसमें ऑब्जेक्टिविटी की संभावना कम होती है। दूसरा नेक्स्ट पॉइंट जो है वो है डिफिकल्ट इन लार्ज क्लासरूम। छोटी क्लास में आप इसके थ्रू बच्चों को एक्टिविटी करा करके और बच्चों को ये कंस्ट्रक्टिविस्ट बेस पर असेस कर सकते हैं, लेकिन जहाँ बड़ी क्लास होती है वहाँ हर एक बच्चे को इंडिविजुअली देखना और उसके आधार पर उसको गाइड करना टीचर के लिए एक चैलेंजिंग टास्क हो जाता है। नीड फॉर टीचर ट्रेनिंग, ऐसे हमारे पास अभी भी ऐसे टीचर्स नहीं है जो कंस्ट्रक्टिविस्ट पैराडाइम को मानते हुए असेसमेंट और टीचिंग कराएं। जनरली सब बिहेवियरिस्टिक अप्रोच को ही अप्लाई करते हैं। तो ऐसे टीचर्स की हमें ज़रूरत है जिनमें इसके लिए अंडरस्टैंडिंग और स्किल्स डेवलप हों। साथ ही रिसोर्स इंसेंटिव, प्रोजेक्ट और एक्टिविटीज़ के लिए जो है एडिशनल मटेरियल और प्लानिंग, इनकी भी ज़रूरत पड़ती है कई बार, जो कि संस्थान के द्वारा प्रोवाइड नहीं कराया जा पाता। ये कुछ इसके ड्रॉबैक्स हैं। एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस जो है, कंस्ट्रक्टिविस्ट असेसमेंट जो है वो एक्सपीरियंशियल लर्निंग को, चाइल्ड सेंटर्ड अप्रोच को, एक्टिविटी बेस्ड टीचिंग को, इंक्वायरी डिस्कवरी लर्निंग को, डेमोक्रेटिक क्लासरूम एनवायरनमेंट को, इन सबको प्रमोट करता है और साथ ही कॉम्पिटेंसी बेस्ड एजुकेशन की और होलिस्टिक डेवलपमेंट की बात करता है। तो ये आज का हमारा टॉपिक था। आशा करती हूँ आपको समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे हो तो शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। थैंक यू सो मच।